शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ईडी का सम्मन जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए बुलाया। पीएमसी बैंक घोटाले मामले को लेकर राउत से होंगे सवाल जवाब। तीसरी बार भेजा है सम्मन। पत्नी को ईडी के सम्मन को लेकर भड़क गए संजय राउत। कहा, जंग में परिवार को ला रही है बीजेपी। संजय राउत की पत्नी को ईडी के सम्मन को लेकर राजनीति। बीजेपी बोली, कुछ हमने गलत नहीं किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव से मिले संजय राउत। पत्नी को ईडी के सम्मन को लेकर हुई बातचीत। महाराष्ट्र सरकार के लोगों से अपील, बाहर न निकले, घर में रहकर मनाएं नया साल। नए साल पर मुंबई की सड़कों पर तैनात रहेंगे 40,000 पुलिसकर्मी। 8 ड्रोन करेंगे निगरानी। चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस। पूरी मुंबई सुरक्षा के घेरे में। रात 11 बजे से शुरू होने वाला नाइट कर्फ्यू मुंबई में 5 जनवरी तक रहेगा लागू। इस बार रूफटॉप पार्टी की भी नहीं होगी इजाजत। गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, बांद्रा बैंडस्टैंड पर नहीं जा सकेंगे लोग। मशहूर कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया को क्राइम ब्रांच के हाथों धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया। 25 नवंबर से यूके से मुंबई लौटे 11 यात्री पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 2200 यात्री लौटे हैं मुंबई। इन 11 में से 5 पिछले हफ्ते लौटे हैं। नए स्ट्रेन की जांच करने के लिए सभी यात्रियों को भेज दिए गए सैंपल। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 2,498 नए मामले। 19,22,000 के पार आंकड़ा। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 557 नए मरीज। 12 मरीजों ने तोड़ा दम। कांदीवाली मंदिर आग हादसे में 3 लोगों की मौत नहीं थी, बल्कि ये हादसा था। साजिश रचकर तीनों को जलाया गया था, गिरफ्तार किया गया। ग्रैंड रोड रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर अचानक चक्कर आने से ट्रैक पर गिरा एक व्यक्ति। महाराष्ट्र सुरक्षा बल की महिला जवान ने लोकल रखवाकर बचाई जान। मुंबई एयरपोर्ट पर करीब 500 ग्राम सोने के साथ दुबई से आ रही महिला गिरफ्तार। चॉकलेट बॉक्स के अंदर कार्बन पेपर के अंदर छुपाया था सोना। विराट कोहली बने इस दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर। आईसीसी ने किया ऐलान। दशक के सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर भी बने विराट। एक बार फिर बढ़ गई ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, परमिट जैसे डॉक्यूमेंट्स की बाध्यता अवधि। नए आदेश के तहत मार्च 2021 तक मान्य। 380 अंकों की उछाल के साथ 47,353 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 123 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 13,873 पर निफ्टी बंद। नए साल में फ्रिज, टीवी समेत सभी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। जनवरी से 20% तक बढ़ जाएगी कीमत। अगले महीने शुरू हो सकती है भारत में टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार की बुकिंग। जून से मिल जाएगी डिलीवरी। कोरोना काल में ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाने वालों की कमाई में 400% तक की बढ़ोतरी। एक रिपोर्ट का दावा, कोरियोग्राफर फराह खान और एक्टर विक्रांत मैसी के ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक। कुछ दिन पहले शिवसेना नेता उर्मिला का भी हुआ था अकाउंट हैक। शिल्पा शेट्टी के इंस्टाग्राम पर 19 मिलियन हुए फॉलोअर्स। फैंस को कहा थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। पीएमसी घोटाले में शिवसेना के नेता संजय राउत की पत्नी उषा राउत को ईडी ने सम्मन क्या भेजा। महाराष्ट्र की राजनीति में मानो भूचाल आ गया। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना आपा खो दिया। बीजेपी नेताओं पर बरसे तो शब्दों की मर्यादा भी भूल गए। देखिए, आप मुझसे पंगा मत लेना। आप मुझसे पंगा मत लेना। मैं देखता हूं, मैं नंगा आदमी हूं, मैं शिवसैनिक हूं, बाला साहब ठाकरे का। आप भी सोच रहे होंगे कि शिवसेना नेता संजय राउत आखिरकार इतने भड़के हुए क्यों हैं? इतने भड़के हुए हैं कि पंगा लेने वालों के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, उन्हें चेतावनी दे रहे हैं। देखिए, आप मुझसे पंगा मत लेना। आप मुझसे पंगा मत लेना। मैं देखता हूं, मैं नंगा आदमी हूं, मैं शिवसैनिक हूं, बाला साहब ठाकरे का। जो करना हो कर लो। सर, बीजेपी के लोगों ने अरे आप मेरे क्या उखड़ लोगे, जाओ। बहुत देखा है मैंने आप जैसे। दरअसल संजय राउत की पत्नी उषा राउत को ईडी ने समन भेजा है। एजेंसी ने एक मामले में 50 लाख रुपए के लेन देन पर उषा राउत को 29 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि एक ट्रांजैक्शन है जिसमें वर्षा राउत ने एक माधुरी राउत नामक व्यक्ति से 55 लाख का लोन लिया है। माधुरी राउत प्रवीण राउत की वाइफ हैं। प्रवीण राउत HDIL कंस्ट्रक्शन की सब्सिडियरी कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर हैं। HDIL कंपनी के प्रमोटर्स सारंग और राकेश वाधावन पीएमसी बैंक स्कैम में मुख्य अक्यूज्ड हैं और इसीलिए वर्षा राउत को अब समन कर इस ट्रांजैक्शन के बारे में पूछताछ के लिए ईडी के अफसरों ने ईडी के दफ्तर 29 दिसंबर को बुलाया है। उसके बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई। बीजेपी ने इस मामले को मुद्दा बना दिया है। मैं संजय राउत साहब से पूछूंगा, क्या आपका, आपके परिवार का
कोई पीएमसी बैंक के साथ में कोई आर्थिक व्यवहार हुआ था क्या आर्थिक व्यवहार हुआ था वो भी जनता के सामने रखे। क्या आपके पास है इस संबंध में पहले भी कोई जानकारी, कोई नोटिस आई थी क्या? यह बात भी जनता के सामने रखे। जिन शहीदों ने अपने प्राणों को त्याग करके इस देश को आजादी दिलाई, इस देश को एक रखा, उस देश को तोड़ने की बात शिवसेना करती है। हम सवाल पूछना चाहते हैं राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, शरद पवार जी से, क्या शिवसेना की इस देश को तोड़ने की बात से वे सहमत है? उनकी चुप्पी क्यों है, उनका मौन क्यों है? उषा राउत को मिले ईडी के नोटिस को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए तो शिवसेना नेता संजय राउत बुरी तरह भड़क गए। ईडी को क्या तकलीफ है या भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है उसमें? इस देश में भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बड़े बड़े सुरमा बैठे हैं, अगर मैं उनके परिवार तक पहुंचा तो आपको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। ये आपको बताता हूं, नीरव मोदी और विजय मल्ल्या के साथ भारतीय जनता पार्टी की पूरी फलटन खड़ी हो जाएगी लंदन और ब्रिटेन में। भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत अपना आपा खो बैठे, बीजेपी को नशा उतारने तक की धमकी दे डाली। भारतीय जनता पार्टी के कुछ बंदर यहाँ है जो उछल रहे हैं हमारे नाम से। बंदर जब क्या बोलते, बंदर जब दारू पीता है ना तो ज्यादा उछलता है। मैं आपकी नशा उतार दूंगा। मेरा नाम संजय राउत है, जो करना हो कर लो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने जिस तरह से अपना आपा खोया, बीजेपी ने उसे भी मुद्दा बना दिया। बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर संजय राउत इतने ताव में क्यों आ गए। संजय राउत जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थन करने वाली कांग्रेस और देश का विभाजन करने वाली कांग्रेस के साथ सत्ता में बैठे हैं, तो उनके दिमाग में इसी प्रकार का विचार आएगा। मैं उनको इतना ही कहूंगा, मोदी जी के नेतृत्व में देश एकात्म है, देश और सक्षम होते जा रहा है। ये पूरा मामला पीएमसी बैंक घोटाले की जांच से जुड़ा है, जिसमें वर्षा राउत को ईडी ने समन भेजा है। शिवसेना और एनसीपी इसे सियासत से प्रेरित मामला बताने में जुटी है, तो बीजेपी को इसी बहाने महाराष्ट्र में सियासत गरमाने का मौका मिल गया है। विवेक सिंह, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र सरकार की लोगों से अपील है कि वो इस साल कोरोना के खतरे को देखते हुए जितना हो सके नए साल का जश्न अपने घर में ही मनाएं। मुंबई पुलिस ने कहा है कि लोग 11 बजे तक घर के बाहर नया साल सेलिब्रेट कर सकते हैं, फिर उन्हें घर में जाना होगा। 31 दिसंबर को मुंबई में धारा 144 लगा दी गई है। वैसे भी मुंबई में 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू चल रहा है। मुंबई में नए साल की पार्टियों पर लगा पहरा। मुंबई की सड़कों पर तैनात रहेंगे 35,000 पुलिस वाले। मुंबई में रात 11 बजे के बाद कोई पार्टी नहीं चलेगी। 31 दिसंबर के लिए मुंबई में लगाई गई धारा 144। कोरोना के नए वायरस के खौफ में आ गई मुंबई। साल 2020 शुरू ही हुआ था खौफ, खतरे और कोरोना वायरस के प्रहार से। लोगों ने सोचा था कोरोना कंट्रोल हो रहा है। 2020 की विदाई के साथ नए साल का वेलकम कुछ नए अंदाज में करेंगे, लेकिन कोरोना के नए वायरस के डंक ने फिर से सबको डरा दिया है। मुंबई में नए साल की पार्टियां बड़ी मशहूर हैं। सेलिब्रिटीज का डांस और होटलों, रेस्टोरेंट और बार की रौनक। लेकिन इस दफा नए साल का स्वागत मुंबई में फीका ही रहने वाला है, क्योंकि मुंबई में खास तौर पर 31 दिसंबर के लिए लगाई गई है धारा 144 और नाइट कर्फ्यू भी। हर साल बड़े पैमाने पे लोग एकत्रित होकर न्यू ईयर का स्वागत करते हैं। इस साल लेकिन कोविड की परिस्थिति की वजह से कई चीज़ों के ऊपर बंदी लाया गया है। आप जानते हैं नाइट कर्फ्यू चालू है रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक। शासन ने भी कई गाइडलाइंस निकाली है। हमारी तरफ से हमने 144 सीआरपीसी के आदेश निकाला है, जिसमें 5 और उससे ज़्यादा लोग कहीं भी जमना उसके ऊपर बंदी है। और 31 रात को किसी भी तरह की पार्टी के ऊपर बंदी है। रूफटॉप्स, टेरेसेस, बोट्स, बीचेस, रेस्टोरेंट्स, बार्स एंड पब्स में जो न्यू ईयर के पार्टीज जो होते हैं, इस बार उनके ऊपर बंदी है।
नए साल के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। हम आपको बता दें कि पूरे भारत के लोग मुंबई में 31 दिसंबर की रात पार्टी करने आते हैं। होटलों में सेलिब्रिटीज का डांस देखने आते हैं। लेकिन इस दफा माहौल हर साल जैसा नहीं होगा। समूची मुंबई में रात 11 बजते ही पुलिस का एक्शन शुरू हो जाएगा। मुस्तफा शेख के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। वैसे तो कोरोना वैक्सीन बहुत जल्द हमारे देश में आने वाली है, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन उससे पहले एक विवाद भी छिड़ गया। अब तक मुस्लिम समुदाय के लोग उसमें एक ऐसी चीज का विरोध कर रहे थे जिसकी इजाजत उनका धर्म नहीं देता, मगर अब हिंदुओं की तरफ से भी कोरोना के खिलाफ, वैक्सीन के खिलाफ आवाज उठी है। यही नहीं, ये आवाज राष्ट्रपति तक जा पहुंची है। कोरोना महामारी से जूझते ज्यादातर लोगों के लिए वैक्सीन जिंदगी की एक आखिरी उम्मीद है, मगर अब देश में वैक्सीन पर इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया है कि उसमें क्या मिला है। वैक्सीन में सूअर की चर्बी मिले होने के विवाद अभी थमा नहीं था कि अब गाय के खून का इस्तेमाल किए जाने का विवाद छिड़ गया है। इस मामले को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी से कहा है कि किसी भी तरीके से जो कोरोना आ रहा है तो उसकी कंपनियों से और सरकार से स्पष्ट या स्वस्थ किया जाए कि उसमें कोई भी ऐसे पदार्थ या कोई भी ऐसी चीज मिलावट नहीं है जिससे हिंदू सनातन धर्म की भावना को आहत करता है, चाहे वो गाय का खून हो, चाहे गाय के मांस का प्रयोग हो। स्वामी चक्रपाणी उस वैक्सीन की बात कर रहे हैं जो अमेरिका में बन रही है, लेकिन वो चाहते हैं कि देश में आने वाली हर वैक्सीन को बनाने में किन चीजों का इस्तेमाल हुआ है ये बताया जाए। स्वामी चक्रपाणी इसे धर्म नष्ट करने की साजिश के तौर पर देखते हैं और इस वजह से उन्होंने 1857 के संग्राम और मंगल पांडे का भी जिक्र किया है। तब कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी मिले होने की अफवाह को सिपाहियों ने धर्म नष्ट करने की साजिश माना था और विद्रोह कर दिया था। आज वैक्सीन को लेकर चर्बी का विवाद फिर से छिड़ गया। सबसे पहले मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस आधार पर वैक्सीन का विरोध किया था कि इसमें ऐसी चीज मिली है जिसकी इजाजत उनका मजहब नहीं देता। हम ये कहते हैं कि आईसीएमआर इस बात पे वजाहत करे कि क्या उसके अंदर सूअर की चर्बी है या नहीं है। अगर ये नाजायज और हराम चीज है और ये पक्की बात है तो मैं तो यही कहूँगा कि नाजायज चीज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि और भी पेथियां और भी इलाज मौजूद। दरअसल वैक्सीन आने के साथ ही दुनिया भर में यह खबर फैलने लगी कि कोरोना वैक्सीन में पोक जिलेटिन है, यानी सूअर का हिस्सा है। ऐसे में वैक्सीन को लेकर धर्मगुरुओं ने फरमान और फतवे जारी करने लगे। देश के मौलानाओं ने सरकार से कहा कि वो चीन की वैक्सीन किसी भी सूरत में न मंगवाएं। हुकूमत हिंद से भी हमारी गुजारिश है कि चाइना ने जो वैक्सीन बनाया है जिसके ताल्लुक से ये है कि उसमें सूअर के अज्जा इस्तेमाल किए गए हैं, उसको हरगिज़ ना मंगाएं। दरअसल वैक्सीन में जिलेटिन मिलाई जाती है, इससे वैक्सीन के जल्दी खराब होने की आशंका नहीं रहती। लेकिन फाइजर और दूसरी कंपनियों ने साफ किया है कि उनके वैक्सीन में सूअर की चर्बी नहीं है। दूसरी तरफ चीन के वैक्सीन में सूअर की चर्बी है या नहीं, इस पर चीनी सरकार की तरफ से अब तक कोई सफाई नहीं आई है। इंजेक्शन की जरूरत अगर उस मरीज को हो जो बिल्कुल मरने वाला हो और इस इंजेक्शन को लगाने के बगैर वो बच नहीं सकता, तो उस वक्त अगर डॉक्टर सलाह देते हैं कि ये इंजेक्शन लगा लिया जाए तो उसकी जान बचाने के लिए वो इंजेक्शन लगाना जरूरी है ताकि उस मरने वाले आदमी की जान बच सके। उस वक्त तो ये इंजेक्शन उसके लिए जायज होगा, लेकिन एक तंदुरुस्त तवाना आदमी उसको लगाए उसके लिए ये जायज नहीं होगा। यूएई ने वैक्सीन का समर्थन किया है, लेकिन इंडोनेशिया जैसे बड़े इस्लामिक देशों ने जब चीन से वैक्सीन मंगवाई तो वहाँ की उलेमा काउंसिल ने एक शर्त रख दी। उसने चीन से कहा कि वो पहले हलाल सर्टिफिकेट दे। उलेमाओं को शक है कि उसमें पोक का इस्तेमाल किया गया है। इस्लाम में पोक के इस्तेमाल की सख्त मनाही है। दुनिया भर में फैले विवादों के बीच देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत होने वाली है। इन विवादों के बीच वायरस से जंग सरकार के लिए आसान नहीं होगी। आज तक ब्यूरो। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। कांदिवली के साईं मंदिर में आग में जलकर 3 लोगों की मौत हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी। मुंबई पुलिस ने केस को सुलझाकर 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है।
मुंबई पुलिस के लिए 3 लोगों का मर्डर केस सुलझाना इस आरोपी के हाथ पैरों पर जले के निशान से बहुत आसान हो गया। 27 दिसंबर की रात कांदिवली के श्री साईं चिदानंद मंदिर में सुबह तड़के 4 बजे आग लगी थी। इस आग में झुलसकर मंदिर के संस्थापक युवराज पवार, सुभाष खोड़े और मोनू गुप्ता की मौत हो गई। मंदिर बाहर से बंद था, तीनों बाहर नहीं आ पाए। आग इतनी भयानक थी कि जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते, तीनों बुरी तरह झुलस चुके थे। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि तीनों मृतकों की जिस लड़के भावेश चांदुलकर से रंजिश थी, वो वहां से गायब है। जिस तरह से ये फायर हुआ था मुझे थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा था, तो उसी हिसाब से चारकोल पुलिस स्टेशन उसकी इंक्वायरी करते करते ऐसी एक इन्फॉर्मेशन तो मिली थी कि उस एरिया का एक लड़का जो है वो इंसिडेंट के बाद वहाँ नहीं है करके। तो उसको जांच आगे लेते लेते वो लड़के को हमारे डिटेक्शन स्टाफ जो है उन्होंने वाइजापुर में जाके डिटेन कर दिया। जब वो लड़के को पूछताछ की तो ऐसा मालूम पड़ा कि उसके हाथ को और पैर को बहुत इंजुरीज है। जो फायर की इंजुरी, बर्न इंजुरी जो रहती है, दोनों पैर को है और एक उसके लेफ्ट हैंड को है। तो इसके लिए उसको अधिक पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन में लाया गया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि 25 दिसंबर को मृतक युवराज पवार ने उसे सिगरेट लाने के लिए कहा था। आरोपी ने इनकार कर दिया तो उसने उसकी पिटाई कर दी। इसी का बदला लेने के लिए आरोपी ने अपने दोस्त के साथ प्लान बनाया। आरोपी ने अपनी गाड़ी से 5 लीटर पेट्रोल निकालकर 27 दिसंबर की रात को मंदिर में छिड़क कर आग लगा दी, जिसमें आरोपी भी थोड़े जल गए थे। उसे करीबन 5 लीटर पेट्रोल निकाल के अपने घर में रखा था, उसको वॉच पे था। 27 को उन्होंने दोनों ने वॉच किया तो उनको मालूम पड़ा ये तीनों लोग वहाँ सोए है करके, या यूजुअल वो खाना खाने के बाद वही सोते थे, वही बाजू में रहते हैं, वही सोते थे। घर में से वो पेट्रोल का कैन लाया उसने, वो 5 लीटर पेट्रोल अंदर डाला उसके और उसने आग लगा दी। इसके बाजू में एक वाटर फिल्टर था, इसके लिए उसका बहुत बड़ा एक स्फोट हो गया। उसमें उसका हाथ और पैर दोनों जल गए, वहाँ से वो भाग गया। इस ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने आरोपी भावेश चांदुलकर के साथ एक और नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुंबई से शिवशंकर तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो।